तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द प्रीटी वुमन 2 के बारे में। दोस्तों इसका पार्ट 1 भी सुपर डुपर हिट था और मेकर्स द्वारा अब इसका पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, वो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके अपकमिंग पार्ट के बारे में, पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्टर, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अब इसके बारे में अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चालू करता हूँ। प्रिटी वुमन 1990 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया और लेखन J.F. लॉटन ने किया। फिल्म में रिचर्ड गेरे और जूलिया रॉबर्ट्स ने अभिनय किया है और सहायक भूमिकाओं में हेक्टर एलिसोंडो, राल्फ बेलामी अपने अंतिम प्रदर्शन में, लॉरा सैन जियाकोमो और जेसन अलेक्जेंडर शामिल है। एक फिल्म की कहानी हॉलीवुड एस्कॉट विवियन वार्ड और धनी कॉर्पोरेट रेडर एडवर्ड लुइस पर केंद्रित है। विवियन को कई व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए एडवर्ड की एस्कॉट के रूप में काम पर और उनके रिश्ते उसके एक सप्ताह के साथ विकसित होते हैं। फिल्म का शीर्षक प्रिटी वुमन रॉय ऑर्बिसन के 1964 के गीत ओह प्रिटी वुमन मूल रूप से लॉस एंजिल्स में वर्ग और वेश्यावृत्ति के बारे में एक गहरी चेतावनी देने वाली कहानी होने का इरादा रखते हुए फिल्म को एक बड़े बजट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से तैयार किया गया था। प्रिटी वुमन को रिलीज होने पर आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन रॉबर्ट्स के प्रदर्शन और गेरे के साथ उनकी केमिस्ट्री की व्यापक प्रशंसा की गई। इसने रोमांटिक कॉमेडी के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक टिकट बिक्री देखी। दो बॉक्स ऑफिस मोजो ने इसे 42, 176, 400 की अनुमानित घरेलू टिकटों की बिक्री के साथ नंबर 1 रोमांटिक कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध किया, जो 41, 419, 500 टिकटों के साथ माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2002 से थोड़ा आगे था। तीन फिल्म ने दुनिया भर में 463.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और अपनी रिलीज के समय यह दुनिया भर में अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जो केवल ईटी द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल उस समय $701 मिलियन, स्टार वार्स उस समय $530 मिलियन, इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड उस समय $474 मिलियन और जॉर्ज उस समय $470 मिलियन से पीछे थी। यह वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा रिलीज की गई सबसे अधिक कमाई करने वाली आर-रेटेड फिल्म भी थी, जिसने 34 साल तक रिकॉर्ड कायम रखा, जब तक कि मार्वल स्टूडियो की डेडपूल और वुल्वरिन ने 2024 में इसे पार नहीं कर लिया। प्रिटी वुमन ने रॉबर्ट्स को सुपरस्टारडम की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार और प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकन मिला। कथानक: एक रात हॉलीवुड हिल्स में एक बिजनेस पार्टी से निकलते समय कॉर्पोरेट रेडर एडवर्ड लुइस अपने वकील फिलिप की लोटस एस्प्रिट लेता है और खुद को हॉलीवुड बुलेवार्ड के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पाता है, जहां उसकी मुलाकात स्ट्रीट वॉकर विवियन वार्ड से होती है। स्टिकशिफ्ट को चलाने में असमर्थ और संघर्षरत एडवर्ड विवियन के उसे रीजेंट बेवर्ली विलशायर होटल तक ड्राइव करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। आवेग में आकर वह उसे पूरी रात के लिए काम पर रख लेता है और शुरुआती असहजता के बावजूद वे उसके पेंटहाउस स्वीट में सेक्स करते हैं। अगले दिन एडवर्ड विवियन को एक सप्ताह के लिए रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे जिम मोर्स की शिपबिल्डिंग कंपनी का अधिग्रहण करने के प्रयास के दौरान कई व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेना होता। जब विवियन रोडियो ड्राइव पर खरीदारी करने की कोशिश करती है, तो घमंडी और असभ्य सेल्सवुमन उसे उसके दिखने के तरीके के कारण वापस भेज देती है। वह होटल मैनेजर बार्नी से सहायता मांगती है। वह स्टोर की सेल्स लेडी ब्रिजेट से उस शाम के बिजनेस डिनर के लिए कॉकटेल ड्रेस ढूंढने के लिए कहता है। बाद में वह बार्नी से उसे टेबल शिष्टाचार सिखाने के लिए कहती है।
एडवर्ड विवियन के परिवर्तन से चकित है। डिनर पर वह विवियन को मोर्स और उसके पोते डेविड से मिलवाता है, जो कंपनी को संभालने वाला है। डिनर अच्छा नहीं होता क्योंकि वे एडवर्ड की उनकी कंपनी को खत्म करने की योजना से नाखुश है। बाद में एडवर्ड विवियन को अपने निजी और व्यावसायिक जीवन के बारे में बताता है, जिसमें उसके दिवंगत पिता के साथ उसका बिगड़ा हुआ रिश्ता भी शामिल है। एडवर्ड विवियन को अपने साथ पोलो मैच में ले जाता है। जब फिलिप विवियन को डेविड मोर्स से बात करते हुए देखता है, तो वह एडवर्ड को अपना संदेह बताता है कि वह एक कॉर्पोरेट जासूस है। एडवर्ड उनकी व्यवस्था के बारे में बताकर फिलिप की चिंताओं को दूर करता है। विवियन की असली पृष्ठभूमि के बारे में जानने के बाद शादीशुदा फिलिप उससे अकेले में बात करता है और अपनी सेवाओं के लिए उसे बेतुके ढंग से प्रस्ताव देता है। एडवर्ड के स्वीट में वापस विवियन एडवर्ड से इस तरह से उसे उजागर करने के लिए नाराज है। वह माफी मांगता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसे विवियन के डेविड से बात करने से जलन हो रही थी। एडवर्ड विवियन को सैन फ्रांसिस्को ओपेरा में ला ट्रावियाटा देखने के लिए निजी जेट से ले जाता है, जो एक वेश्या की कहानी है जो एक अमीर आदमी से प्यार करने लगती है। वह भावुक हो जाती है और उसके साथ सेक्स करने से पहले वह अपना नो किसिंग नियम तोड़ देती है। यह मानते हुए कि एडवर्ड सो गया है, विवियन कहती है कि वह उससे प्यार करती है। जैसे ही सप्ताह लगभग समाप्त होता है, एडवर्ड विवियन को एक कॉन्डोमिनियम और भत्ता दिलाने की पेशकश करता है और उससे नियमित रूप से मिलने का वादा करता है। हालांकि विवियन को लगता है कि वह उसके साथ एक वेश्या की तरह व्यवहार कर रहा है। वह अपने बचपन की कल्पना को साझा करती है कि एक सफेद घोड़े पर सवार शूरवीर द्वारा उसे बचाया गया था। एडवर्ड मोर्स से मिलता है, लेकिन अपनी कंपनी को खत्म करने के बजाय उसे बचाने के लिए उसके साथ काम करना चुनता है। फिलिप इस बात से क्रोधित है कि एडवर्ड की नई दिशा ने उसे बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है। उससे भिड़ने के लिए बेवर्ली विलशायर जाता है। वह विवियन को पाता है। एडवर्ड के बदलावों के लिए उसे दोषी ठहराते हुए और अपने व्यावसायिक निर्णय पर क्रोधित होकर फिलिप उसे मारता है और उसका बलात्कार करने का प्रयास करता है। एडवर्ड आता है, फिलिप को विवियन से अलग करता है, उसे घूंसा मारता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। लॉस एंजल्स में अपना व्यवसाय पूरा करने के बाद एडवर्ड विवियन से एक और रात उसके साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन केवल तभी जब वह चाहे, इसलिए नहीं कि वह उसे पैसे दे रहा है। वह विनम्रता से मना कर देती है और उसे यह बताने के बाद चली जाती है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत सारे विशेष उपहार हैं। विवियन सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए सामान पैक करने के लिए अपने अपार्टमेंट होटल लौटती है, ताकि उसे नई नौकरी और हाई स्कूल डिप्लोमा मिल सके। वह अपनी रूममेट, साथी वेश्या किट डी लुका को कुछ पैसे देती है और उसे बताती है कि उसमें बहुत संभावनाएं हैं। किट सेक्स वर्क छोड़ देती है और ब्यूटी क्लास में दाखिला ले लेती है। विवियन फिर अपार्टमेंट में बस का इंतजार करती है। एडवर्ड ड्राइवर को अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए कहता है। वह सफेद लिमोसिन की सनरूफ से बाहर निकलता है और विवियन को बचाने के लिए फायर एस्केप पर चढ़ता है, बिल्कुल उसकी बचपन की कल्पना में शूरवीर की तरह। जब वह उससे पूछता है कि शूरवीर द्वारा उसे बचाने के बाद क्या होता है, तो वह जवाब देती है, वह उसे तुरंत बचा लेती है और उसे चूम लेती है, बिताने देती है। अभिनेत्रियां जो ऐसा कर सकती है और शानदार दिखती है, वे हॉलीवुड में जो चाहे कर सकती है। 55 न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने लिखा, 80 के दशक के उत्तरार्ध के इस दृष्टिकोण के बावजूद और लालच और अंतर्निहित स्त्रीद्वेष के बावजूद जो श्री मार्शल की पिछली ओवरबोर्ड को याद दिलाता है, प्रिटी वूमन ज्यादातर समय एक उल्लासपूर्ण, हल्के फुल्के पलायनवाद का प्रबंधन करती है। सुश्री रॉबर्ट्स, जैसा कि उल्लेख किया गया है, एक पूर्ण नॉकआउट है और यह प्रदर्शन उन्हें एक प्रमुख स्टार बना देगा। श्री गेरे एडवर्ड के चरित्र के बटन डाउन पहलुओं से थोड़ा विवश है, लेकिन वे आकर्षक,
मनोरंजक और सही सहयोगी बनने में कामयाब होते हैं। हालांकि यह बहुत लंबा समय नहीं हुआ है जब से वे खुद हॉलीवुड जिगोलो समीकरण के दूसरी तरफ थे। वे एक गरिमा और उपस्थिति को व्यक्त करते हैं जो उद्योग के जल्द ही कट्टरपंथी कप्तान के लिए उपयुक्त है। 56 न्यूयॉर्क टाइम्स की कैरिना चोकानो ने कहा कि फिल्म एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक पैसे की कहानी थी। इसका तर्क चरित्र और कथा के बीच, छवि और अर्थ के बीच, पैसे और मूल्य के बीच एक वियोग पर निर्भर करता था, और इसने इसे पूरी तरह से पारंपरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से उत्तराधुनिक बना दिया। 57 2019 के एक साक्षात्कार में रॉबर्ट्स ने इस बात पर अनिश्चितता व्यक्त की कि क्या फिल्म आज अपने विवादास्पद आधार के कारण बनाई जा सकती है। टिप्पणी करते हुए, बहुत सी चीजें हैं जिनमें आप छेद कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह लोगों को इसका आनंद लेने से दूर ले जाता है। अर्नोन मिल्चन, हिब्रू, 6 दिसंबर 1944, एक इजरायली अरबती व्यवसायी, फिल्म निर्माता और पूर्व जासूस है। वे 130 से अधिक फुल लेंथ मोशन पिक्चर्स एक में शामिल रहे हैं और प्रोडक्शन कंपनी रीजेंसी एंटरप्राइजेज के संस्थापक हैं। रीजेंसी की फिल्म क्रेडिट में 12 ईयर्स ए स्लेव, JFK, हीट, फाइट क्लब और मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ शामिल है। मिल्चन ने LA कॉन्फिडेंशियल और द रेवेनेंट के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए 2 नामांकन अर्जित किए हैं। उन्होंने बेस्ट पिक्चर नामांकित द बिग शॉट, 12 ईयर्स ए स्लेव और बर्डमैन का भी निर्माण किया, जिसमें बाद के 2 ने लगातार वर्षों में पुरस्कार जीता। मिल्चन 1960 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक एक इजरायली खुफिया ऑपरेटिव भी थे। 2-3 जनवरी 2024 तक फोर्ब्स ने अनुमान लगाया कि मिल्चन की कुल संपत्ति 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया भर में 937वें स्थान पर है, 4 और इजराइल में 13वें सबसे अमीर है। 5 प्रारंभिक जीवन। मिल्चन का जन्म रेहोवोट, अनिवार्य फिलिस्तीन में एक यहूदी परिवार में हुआ था। 6-7 उनकी एक बहन है जिसका नाम डालिया है। उनकी मां रब्बी विल्ना गॉन के यूरोपीय यहूदी शिष्यों की वंशज थीं जो 19वीं सदी की शुरुआत में फिलिस्तीन आए थे, और वह देश में अपने परिवार की 8वीं पीढ़ी है। व्यवसाय कैरियर। उनके पिता एक उर्वरक कंपनी के मालिक थे। 8 जो मिल्चन को 21 साल की उम्र में अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद विरासत में मिली थी। इन वर्षों में मिल्चन ने कंपनी को एक सफल रासायनिक व्यवसाय में बदल दिया। 9 उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री भी हासिल की, इससे पहले कि वह और उनकी कंपनी मिल्चन ब्रदर्स लिमिटेड, लेके में भर्ती हो गए, जो एक गुप्त इजरायली खुफिया संगठन है जो इजरायल के परमाणु कार्यक्रम और अन्य अत्यधिक गोपनीय कार्यक्रमों के लिए प्रौद्योगिकी और सामग्री प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। 10 फिल्म निर्माण कैरियर। मिल्चन बारबरा स्ट्रीसैंड के साथ 1984, फोटोग्राफर, योसी अलोनी, डैन हरानी संग्रह, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इजराइल। मिल्चन बारबरा स्ट्रीसैंड के साथ 1984, फोटोग्राफर, योसी अलोनी, डैन हरानी संग्रह, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इजराइल। मिल्चन 1977 में अमेरिकी निर्माता इलियट कास्टनर से परिचय के बाद फिल्म व्यवसाय से जुड़ गए। 1981 में उन्होंने US मिनीसीरीज मसारा में सिडनी पोलाक के साथ भागीदारी की। 11 मिल्चन के फिल्म सहयोगों में सबसे उल्लेखनीय मार्टिन स्कोर्सेसे के साथ उनका शुरुआती काम था। उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो और निर्देशक रोमन पोलंस्की, सर्जियो लियोन, टेरी गिलियम और ओलिवर स्टोन के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित की। मिल्चन ने 1991 में न्यू रीजेंसी प्रोडक्शंस नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। अपनी कंपनी रीजेंसी के माध्यम से वार्नर ब्रदर्स के साथ साझेदारी में और बाद में 20वीं शताब्दी फॉक्स में रूपर्ट मर्डोक के साथ और अन्य व्यावसायिक उपक्रमों जैसे कि प्यूमा एजी के साथ, मिल्चन ने 2015 तक $5.1 बिलियन का शुद्ध मूल्य अर्जित किया। मिल्चन ने 130 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है, जैसे नोआ 2014, 12 ईयर्स ए स्लेव 2013, वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका
1984, जिसमें वह ड्राइवर के रूप में एक कैमियो उपस्थिति भी करते हैं, ब्राजील 1985, प्रिटी वुमन 1990, JFK 1991, अंडर सीज 1992, नेचुरल बॉर्न किलर 1994, बॉयज ऑन द साइड 1995, हीट 1995, एले कॉन्फिडेंशियल 1997, फाइट क्लब 1999, अनफेथफुल 2002, मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ 2005 और नाइट एंड डे 2010, अन्य के अलावा उनके श्रेय में एक वह सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए हाल ही में 2 ऑस्कर विजेताओं 2014 में 12 ईयर्स ए स्लेव और 2015 में बर्डमैन। मिल्चन WTA प्रसारण अधिकारों के भी मालिक है। उनकी शादी मॉडल ब्रिगिट जेनमायर से हुई थी। 8 अब उनकी शादी दक्षिण अफ्रीकी टेनिस पेशेवर अमांडा कोएडजर से हुई है। वह उस नेटवर्क के मालिक है जो इजरायली टेलीविजन प्रोग्रामिंग को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रसारित करता है। वह इजरायल के टीवी चैनल 10 के भी एक हिस्से के मालिक है और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्सवियर लाइन प्यूमा के पूर्व मालिक है। खुफिया कैरियर। मिल्चन के हथियारों के सौदे और खुफिया गतिविधियों में शामिल होने की अटकलें 1985 में डॉ. रिचर्ड केली स्मिथ पर अभियोग लगाए जाने के बाद शुरू हुई, जो एक एरोस्पेस कार्यकारी और वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिल्चन की एक कंपनी के माध्यम से क्राइट्रॉन की अवैध शिपमेंट की थी, जिसका उपयोग परमाणु हथियार ट्रिगर के रूप में किया जा सकता था। यह काफी हद तक अफवाह की श्रेणी में रहा जब तक कि जीवनीकार मीर डोरोन और जोसेफ जेलमैन ने मिल्चन की एक विवादास्पद अनधिकृत जीवनी नहीं लिखी, जो जुलाई 2011 में प्रकाशित हुई। जीवनी कॉन्फिडेंशियल, जो काफी हद तक मिल्चन के प्रति सहानुभूति रखती है, ने विस्तार से खुलासा किया कि कैसे उन्होंने खुद को जासूसी, बड़े हथियारों के सौदे और इजरायल के परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए संवेदनशील तकनीक और सामग्री प्राप्त करने में शामिल किया। कॉन्फिडेंशियल, द लाइफ ऑफ सीक्रेट एजेंट टर्न्ड हॉलीवुड टाइकून में किए गए शोध ने स्थापित किया कि कम से कम 1980 के दशक के मध्य तक मिल्चन इजरायल की शीर्षगुप्त खुफिया एजेंसी लेकेम के लिए एक पूर्ण संचालक था। उनकी गतिविधियों में इजरायल के परमाणु शस्त्रागार के निर्माण और रखरखाव के लिए घटकों की खरीद और सरकार समर्थित खातों और फ्रंट कंपनियों की निगरानी करना शामिल था, जो देश के बाहर इजरायल के खुफिया अभियानों की संपूर्णता की विशेष जरूरतों को पूरा करते थे। 2 मिल्चन की खुफिया गतिविधियों के बारे में साक्षात्कार में इजरायल के राष्ट्रपति शिमोन पेरेज ने कहा, अर्नोन एक विशेष व्यक्ति है। मैंने ही उन्हें भर्ती किया था। जब मैं रक्षा मंत्रालय में था, तब अर्नोन कई रक्षा संबंधी खरीद गतिविधियों और खुफिया अभियानों में शामिल थे। उनकी ताकत उच्चतम स्तरों पर संपर्क बनाने में है। उनकी गतिविधियों ने हमें रणनीतिक, कूटनीतिक और तकनीकी रूप से बहुत बड़ा लाभ दिया। 8 फरवरी 2010 को साक्षात्कार, मेयर डोरोन और जोसेफ गेलमैन की कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट एजेंट से हॉलीवुड टाइकून बने अर्नोन मिल्चन, पृष्ठ 11 में प्रलेखित। 2 साल बाद 25 नवंबर 2013 को चैनल 2 के डॉक्यूमेंट्री कार्यक्रम उफ्दा में मिल्चन ने कैमरे पर कॉन्फिडेंशियल नामक पुस्तक में केंद्रीय दावों की पुष्टि की, जो पहले जारी की गई थी। इस घोषणा ने कहानी में अंतर्राष्ट्रीय रुचि पैदा की और इसे व्यापक रूप से कवर किया गया। 1960 के दशक में इजरायल के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम के वास्तुकार पेरेस ने कहा कि 1960 के दशक में उन्होंने मिल्चन को इजरायली ब्यूरो ऑफ साइंटिफिक रिलेशंस (LKEM) या लाकाम के लिए काम करने के लिए भर्ती किया था, जो एक गुप्त खुफिया संगठन था जिसका काम सैन्य तकनीक और विज्ञान जासूसी प्राप्त करना था। मिल्चन ने स्वीकार किया कि वह इजरायली सरकार के लिए एक गुप्त हथियार डीलर था और उसने दावा किया कि उसने अपने संबंधों का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन को बढ़ावा देने के लिए किया था, जिसके बदले में उसने इजरायल को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम हासिल करने में मदद की थी। 13 जून 2023 में मिल्चन ने खुफिया अधिकारी के रूप में
अपने कार्यकाल के दौरान भावी इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ विकसित हुई दोस्ती के बारे में कुछ विवरण प्रदान किए, जिसमें दोनों साधारण परिचित से एक दूसरे को भाइयों की तरह जानने लगे। फिल्माने फिल्म का बजट $14 मिलियन का था, इसलिए निर्माता कई स्थानों पर शूटिंग कर सकते थे। 4 अधिकांश फिल्मांकन लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में, विशेष रूप से बेवर्ली हिल्स में और बर्बैंक में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के साउंड स्टेज के अंदर हुआ। 13 रेस्तरां में एस्केरगॉट दृश्य को रेक्स टू रेस्टोरेंट में शूट किया गया था, जिसे अब सिकारा नाम दिया गया है। 28 बेवर्ली विल्शेयर होटल लॉबी में सेट किए गए आंतरिक दृश्यों को लॉस एंजिल्स के एम्बेसडर होटल में शूट किया गया था। फिल्मांकन 24 जुलाई 1989 को शुरू हुआ। 13 29 लेकिन तुरंत समस्याओं से ग्रस्त हो गया। इनमें फेरारी और पोर्शे द्वारा एडवर्ड द्वारा चलाई गई कार के लिए उत्पाद प्लेसमेंट के अवसर को अस्वीकार करना शामिल था, क्योंकि कोई भी फर्म वेश्याओं के साथ जुड़ना नहीं चाहती थी। 4 लोटस कार्स ने प्लेसमेंट मूल्य को देखा और +1-2 एस्प्रिट एसी, जिसे बाद में बेच दिया गया। 30 फिल्मांकन आम तौर पर सुखद, सहज अनुभव था, क्योंकि बजट व्यापक था और शूटिंग शेड्यूल तंग नहीं था। 4 उस दृश्य की शूटिंग करते समय जहां विवियन एडवर्ड के पेंटहाउस के फर्श पर लेटी हुई है, आई लव लूसी के पुनः प्रसारण देख रही है, गैरी मार्शल को उसे हंसाने के लिए रॉबर्ट्स के पैरों, कैमरे की सीमा से बाहर में गुदगुदी करनी पड़ी। 31 वह दृश्य जिसमें गेरे ने अपनी उंगलियों पर एक आभूषण के डिब्बे का ढक्कन चंचलता से मारा था, उसे सुधारा गया था और उसकी हैरान हंसी अनस्क्रिप्टेड थी। 32 विवियन द्वारा ओपेरा में पहनी गई लाल पोशाक को अब तक की सबसे अविस्मरणीय पोशाकों में सूचीबद्ध किया गया है। 33 उस दृश्य के दौरान जिसमें रॉबर्ट्स बाथटब में प्रिंस का गाना गाती है, नीचे खिसकती है और अपना सिर बुलबुले के नीचे डुबोती है। जब वह बाहर निकलती है तो पाती है कि कैमरामैन को छोड़कर क्रू जा चुका है, जिसने उस पल को फिल्म में कैद कर लिया। प्रेम दृश्य में वह इतनी तनावग्रस्त थीं कि उनके माथे पर एक नस दिखाई देने लगी और उन्हें मार्शल और गेरे द्वारा मालिश करनी पड़ी। उन्हें पित्ती की समस्या भी हो गई और फिल्मांकन फिर से शुरू होने तक उनकी त्वचा को शांत करने के लिए कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल किया गया। 4 शेली मिशेल ने जोखिम भरे दृश्यों और फिल्म के प्रचार पोस्टर में रॉबर्ट्स के लिए बॉडी डबल के रूप में काम किया। 34 18 अक्टूबर 1989 को फिल्मांकन समाप्त हुआ। 13 स्वागत बॉक्स ऑफिस अपने शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर थी, जिसने 11,280 $591 की कमाई की और प्रति थिएटर औसतन $8,513 की कमाई की। 35 36 अपने दूसरे सप्ताहांत में नंबर 2 पर गिरने के बावजूद इसने 12,471 $670 के साथ अधिक कमाई की। 36 यह अपने छठे सप्ताहांत में यूएस बॉक्स ऑफिस पर वापस नंबर 1 पर लौट आई और 3 हफ्तों तक नंबर 1 रही। यह 16 हफ्तों तक यूएस की टॉप 10 फिल्मों में रही। 36 ऑस्ट्रेलिया में यह 12 हफ्तों तक नंबर 1 रही और यूके में लगातार 9 हफ्तों तक नंबर 1 रही। 29 सितंबर 2009 तक इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में 178, 406, 268 और अन्य देशों में 285, 000 की कमाई की। 3 यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 37 और दुनिया भर में तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 38 यह फिल्म 3 Men and a Baby को पीछे छोड़ते हुए डिज्नी की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। यह डिज्नी की सबसे अधिक कमाई करने वाली R-रेटेड रिलीज भी थी जब तक कि डेडपूल और वुल्वरिन ने 2024 में इसे पीछे नहीं छोड़ दिया। 39, 40, 41 यह आज तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। 42 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया प्रिटी वुमन को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, जिसमें सितारों की केमिस्ट्री
और संवाद की प्रशंसा करने वाली सकारात्मक समीक्षाएं शामिल थीं। 43, 44, 45, 46, 47 समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 77 समीक्षाओं के आधार पर 65% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 6.010 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति बताती है, प्रिटी वुमन एक युप्पी फंतासी हो सकती है, लेकिन फिल्म की शानदार कॉमेडी, साउंड ट्रैक और कास्टिंग गलतफहमी को दूर कर सकती है। 48 मेटाक्रिटिक पर 18 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 51 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 49 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर का औसत ग्रेड दिया। 50 फिल्म के आलोचकों ने सोने के दिल वाली वेश्या के रूपक के अत्यधिक उपयोग की आलोचना की। 13 अन्य लोगों ने कहा कि फिल्म सेक्स वर्क की वास्तविकताओं को छुपाती है। 51 गैरी गिडिंस ने लिखा, कपटी प्रिटी वुमन में वे सभी महिलाएं जिन्हें स्पष्ट रूप से आवारा के रूप में नहीं पहचाना जाता है, वे सोने की खुदाई करने वाली पत्नियां या घमंडी दुकानदार है। यह एक तरह की कामकाजी वर्ग की कल्पना है जो चाहती है कि दर्शक पुरुषों को एक क्रूर कॉर्पोरेट समुद्री डाकू रिचर्ड गेरे के साथ पहचाने और महिला एक साधारण लेकिन भव्य दिल वाली स्ट्रीट वॉकर जूलिया रॉबर्ट्स के साथ पहचाने, जिसे मौका दिया जाए तो वह एक महिला की महिला हो सकती है। हंसी का प्रयास कुछ सफल होते हैं, उसकी कीमत पर है। 53 एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने फिल्म को डी दिया, यह कहते हुए कि यह एक नवपिगमेलियन कॉमेडी के रूप में शुरू होती है और एक प्लास्टिक स्क्रूबॉल सोप ओपेरा बन जाती है, जिसमें ऐसे चरित्र होते हैं जो कहीं और नहीं बल्कि हॉलीवुड के चालाक पटकथा लेखकों के दिमाग में मौजूद होते हैं। 54 ग्लीबरमैन ने स्वीकार किया कि फिल्म की कठोर वेश्या नायिका के साथ यह एक अपस्केल राजकुमारी फंतासी के नारीवादी संस्करण के रूप में काम कर सकती है। 54 उन्होंने यह भी कहा कि यह इस बारे में दिखावा करती है कि कैसे प्यार पैसे से परे है, लेकिन वास्तव में स्टेटस सिंबल से ग्रस्त है। 54 फिल्म की 20वीं वर्षगांठ पर ग्लीबरमैन ने अपनी मूल समीक्षा को संबोधित करते हुए एक और लेख लिखा, जिसमें कहा गया कि हालांकि उन्हें लगा कि उनकी कुछ आलोचनाएं वैध थीं, लेकिन आज वे इसे भी देते। 51 शिकागो सन-टाइम्स के रोजर एबर्ट ने सकारात्मक समीक्षा देते हुए प्रशंसा की कि यह फिल्म एक विशेष रूप से रोमांटिक प्रकार के प्रेम के बारे में है, जिस तरह का प्रेम आप इन दिनों फिल्मों में शायद ही देखते हैं। 55 उन्होंने कहा कि यह संदेह और समझौते के बीच अपनी नाजुक प्रेम कहानी की रक्षा करती है। इस उद्देश्य के लिए प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। गेरे ने यहां नए सुर बजाए हैं, उनका अहंकार चला गया है और वे अधिक अनिश्चित, उचित, यहां तक कि शर्मीले भी है। रॉबर्ट्स ने एक दिलचस्प बात की है, वह अपने किरदार को एक अदम्य उछाल भरी हास्य भावना देती है और फिर उसे इसे दबाने की कोशिश में पूरी फिल्म। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, जन्म 9 जून 1951, एक अमेरिकी फिल्म संगीतकार, ऑर्केस्ट्रेटर और संगीत निर्माता है। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया है और उन्हें ग्रैमी अवार्ड, एमी अवार्ड और अकादमी पुरस्कारों के लिए 9 नामांकन प्राप्त हुए हैं। उनके फिल्म स्कोर में प्रिटी वुमन 1990, द प्रिंस ऑफ टाइड्स 1991, द फ्यूजिटिव 1993, डायनासोर 2000, द विलेज 2004, किंग कांग 2005, बैटमैन बिगिंस 2005 और इसका सीक्वल द डार्क नाइट 2008 दोनों हंस जिमर के साथ मिलकर बनाए गए, माइकल क्लेटन 2007 और फैंटास्टिक बीस्ट्स ट्रिलॉजी 2016 से 2022 शामिल है। उन्होंने निर्देशकों एम. नाइट श्यामलन और फ्रांसिस लॉरेंस के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग किया है। उन्होंने द सिक्स्थ सेंस 1999 के बाद से श्यामलन की 8 फिल्मों और आई एम लीजेंड 2007 के बाद से लॉरेंस की सभी फिल्मों के लिए संगीत दिया है। उन्होंने एडवर्ड ज्विक, माइकल हॉफमैन, पीजे होगन, एंड्रयू डेविस, लॉरेंस कास्तान,
जो जॉनस्टन, टेलर हैकफोर्ड, इवान रीटमैन, जोएल शूमाकर और डेविड येट्स जैसे अन्य निर्देशकों के साथ भी काम किया है। प्रारंभिक जीवन और कैरियर। हॉवर्ड का जन्म लॉस एंजिल्स में हुआ था। 2. वह एक संगीत परिवार से है। उनकी दादी एक वायलिन वादक थीं। उनके पिता यहूदी थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को पता चले कि वह यहूदी है, इसलिए उन्होंने अपना अंतिम नाम होरोविच से बदलकर हॉवर्ड रख लिया। 3. हॉवर्ड ने 4 साल की उम्र में शास्त्रीय पियानो की शिक्षा लेते हुए एक बच्चे के रूप में संगीत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। 4. उन्होंने ओजाई, कैलिफोर्निया में थैचर स्कूल और मोंटेसिटो, कैलिफोर्निया में वेस्ट के संगीत अकादमी में भाग लिया। 5. रेजिनाल्ड स्टीवर्ट और लियोन फ्लेचर के साथ। 4. इसके बाद उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भाग लिया, पियानो प्रदर्शन प्रमुख के रूप में संगीत विद्यालय में अध्ययन किया, लेकिन 6 सप्ताह के बाद बाहर निकल गए क्योंकि वह पियानो का अभ्यास करने के अलावा अन्य चीजें करना चाहते थे। 6. हॉवर्ड के कॉलेज छोड़ने के बाद वह मामा लायन नामक एक अल्पकालिक रॉक बैंड में शामिल हो गए। बैंड का नेतृत्व नील मेरीवेदर, बास, बैकिंग वोकल्स ने किया और इसमें मुख्य गायक लिनकेरी, ड्रम पर कॉफी हॉल और गिटार पर रिक गक्सियोला शामिल थे। मामा लायन ने 2 पूर्ण लंबाई वाले एल्बम रिकॉर्ड किए। मामा लायन के सदस्यों ने हेवी क्रूजर बैंड का भी गठन किया, जिसमें अब मेरीवेदर मुख्य गायक थे। उन्होंने 2 एल्बम रिकॉर्ड किए जिनकी शैली हार्ड रॉक के करीब थी, लेकिन इसमें साइकेडेलिक और प्रगतिशील प्रभाव भी दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने डायना रॉस, रिंगो स्टार और हैरी निल्सन सहित कलाकारों के साथ एक सत्र संगीतकार के रूप में कुछ वर्षों तक काम किया। 7. वह 13 सितंबर 1980 को सेंट्रल पार्क, न्यूयॉर्क में प्रदर्शन करने वाले बैंड का हिस्सा थे। 9. हॉवर्ड ने इस अवधि के दौरान जॉन के कई गानों के लिए स्ट्रिंग्स की व्यवस्था भी की, जिसमें हिट डोंट गो ब्रेकिंग माई हार्ट और सॉरी सीम्स टू बी द हार्डेस्ट वर्ड के साथ साथ टुनाइट, जिसमें लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा भी शामिल है। उन्होंने रॉक ऑफ द वेस्टीज 1975, ब्लू मूव्स 1976, 21-8-33 1980 और द फॉक्स 1981 सहित स्टूडियो एल्बमों में अतिरिक्त कीबोर्ड और सिंथेसाइजर बजाए। 1982 में हॉवर्ड को टोटो 4 में आई वॉन्ट होल्ड यू बैक, अफ्रेड ऑफ लव और लवर्स इन द नाइट के लिए स्ट्रिंग कंडक्टर और ऑर्केस्ट्रेटर के रूप में दिखाया गया था। 1984 में शेफील्ड लैब डायरेक्ट टू डिस्क एल्बम जेम्स न्यूटन हॉवर्ड एंड फ्रेंड्स रिलीज किया गया, जिसमें टोटो के डेविड पैच कीबोर्ड, स्टीव पोरकारो कीबोर्ड, जेफ पोरकारो ड्रम और जो पोरकारो परक्यूशन शामिल थे। 10. 1983 में हॉवर्ड रिकार्डो कोकियांटे के एल्बम सिंसेरिटा के सहनिर्माता, संगीतकार, कीबोर्ड और ऑर्केस्ट्रेटर थे। 11. उन्होंने चार्ल्स अजनावोर के एल्बम अजनावोर 83 इंच के लिए 5 व्यवस्थाएं भी बनाई, जिसे कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड किया गया था। 12. 1984 में हॉवर्ड ने एक फिल्म के लिए अपना पहला स्कोर तैयार किया, जिसमें डेविड लिंच की फिल्म ड्यून के लिए टोटो के संगीत में क्यू ट्रिप टू अराकिस के लिए डेविड पैच के साथ सहलेखन का श्रेय प्राप्त किया। 13. क्रॉस्बी, स्टिल्स और नैश के साथ संक्षिप्त दौरे के बाद उन्होंने अपने प्रबंधक द्वारा उन्हें एक फिल्म के लिए स्कोर लिखने का अवसर दिया। इस कैरियर कदम ने उन्हें एक सफल फिल्म संगीतकार बनने के लिए प्रेरित किया। उद्धरण वांछित फिल्म संगीत में इस शुरुआती प्रयास के दौरान हॉवर्ड 1986 की शरद ऋतु में ऑस्ट्रेलिया के अपने टूर डी फोर्स पर एल्टन जॉन के साथ एक संक्षिप्त सहयोग के लिए लौटे। उन्होंने सेट के दूसरे भाग के दौरान अपनी और पॉल बकमास्टर की व्यवस्था दोनों का संचालन किया, जो एल्टन जॉन कैटलॉग से चयनित गीतों के ऑर्केस्ट्रेटेड प्रदर्शनों पर केंद्रित था। 14. 1990 से 2000 का दशक। हॉवर्ड ने रोमांटिक कॉमेडी प्रिटी वूमन 1990 में संगीत दिया और बारबरा स्ट्रीसन की ड्रामा द प्रिंस ऑफ टाइड्स 1991 में उनके संगीत के लिए उन्हें पहला एकेडमी अवार्ड नामांकन मिला।
दशक के दौरान कई फिल्मों के लिए संगीत में मूड सेट करते हुए हॉवर्ड के कौशल में कई शैलियों शामिल थीं, जिनमें हैरिसन फोर्ड की एक्शन फीचर द फ्यूजिटिव 1993, जूलिया रॉबर्ट्स की रोमांटिक कॉमेडी माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग 1997, एम. नाइट श्यामलन की द विलेज 2004 और माइकल क्लेटन 2007 के लिए 4 और सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए ऑस्कर नामांकन शामिल है। इसके अलावा हॉवर्ड ने वेस्टर्न महाकाव्य वायट ईयर्प 1994, केविन कोस्टनर की वाटरवर्ल्ड 1995 और प्राइमल फियर 1996 में संगीत दिया। 5 कॉर्नर 1988, ग्लेनगैरी ग्लेन रॉस 1992 और अमेरिकन हार्ट 1993 जैसी छोटी-छोटी स्वतंत्र फिल्मों के लिए संगीत तैयार करने के साथ-साथ हॉवर्ड बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्मों के लिए संगीत तैयार करने में भी समान रूप से कुशल साबित हुए, जिनमें स्पेस जैम 1996, डांटेज पीक 1997, केवल थीम स्कोर जॉन फ्रिजेल द्वारा तैयार किया गया था, और कोलेटरल 2004 शामिल है। उन्होंने 4 डिज्नी एनिमेटेड फीचर फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया है: डायनासोर 2000, अटलांटिस, द लॉस्ट एम्पायर 2001, ट्रेजर प्लेनेट 2002 और राया एंड द लास्ट ड्रैगन 2021। हालांकि वह मुख्य रूप से फिल्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हॉवर्ड ने टीवी के लिए भी संगीत दिया है। 11, 15 उन्होंने श्यामलन की कई सस्पेंस थ्रिलर्स, द सिक्स्थ सेंस 1999, अनब्रेकेबल 2000, साइंस 2002, द विलेज 2004, लेडी इन द वाटर 2006, द हैपनिंग 2008 और द लास्ट एयरबेंडर 2010 के लिए संगीत तैयार किया है, जिसमें उन्होंने इसी गालना प्रारंभिक क्रेडिट के अनुसार रिचर्ड गेरे, एडवर्ड लुइस, न्यूयॉर्क का एक धनी कॉरपोरेट लुटेरा जो विवियन को एक सप्ताह के लिए अपना अनुरक्षक नियुक्त करता है, जूलिया रॉबर्ट्स, विवियन वार्ड, एक स्वतंत्र विचारों वाली हॉलीवुड स्ट्रीट वॉकर, राल्फ बेलामी, जिम मोर्स, मोर्स इंडस्ट्रीज के मालिक, एक संकटग्रस्त जहाज निर्माण कंपनी जिसे एडवर्ड अपने नियंत्रण में लेने की योजना बना रहा है, जेसन अलेक्जेंडर, फिलिप स्टकी, एडवर्ड के असंवेदनशील वकील, हेक्टर एलिजोंडो, बर्नार्ड, बार्नी थॉम्पसन, प्रतिष्ठित और नरम दिल होटल प्रबंधक, लॉरा सैन गियाकोमो, किट डी लुका, विवियन की व्यंग्यात्मक, बुद्धिमान सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट जिसने उसे वेश्यावृत्ति का धंधा सिखाया, एलेक्स हाइडवहाइट, डेविड मोर्स, जिम मोर्स के पोते, जिन्हें मोर्स की जहाज निर्माण कंपनी को संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है, एमी यास्पेक, एलिजाबेथ स्टकी, फिलिप की पत्नी, एलिनोर डोनह्यू, ब्रिजेट, बार्नी थॉम्पसन की दोस्त जो महिलाओं के कपड़ों की दुकान में काम करती है, जॉन डेविड कार्सन, मार्क रोथ, एडवर्ड के कार्यालय में एक व्यवसायी, जूडिथ बाल्डविन सुसान के रूप में एडवर्ड की पूर्व गर्लफ्रेंड में से एक, जिससे वह फिल्म की शुरुआत में फिल की पार्टी में मिलता है। उसने हाल ही में शादी की है और एडवर्ड की सेक्रेटरी दुल्हन की सहेली थी। जेम्स पैट्रिक स्टुअर्ट, डेनिस रोलैंड, डे बेलहॉप, डे यंग एक कपड़े की दुकान में एक घमंडी सेल्सवुमन के रूप में, लैरी मिलर, मिस्टर हॉलिस्टर, एक कपड़ों की दुकान के मैनेजर जहां से विवियन अपने लिए नए कपड़े खरीदती है, हंक अजारिया जासूस के रूप में फिल्मी पदार्पण, लैरी हैंकिन एक मकान मालिक के रूप में, उत्पादन, विकास, फिल्म की शुरुआत 1980 के दशक में लॉस एंजिल्स में वेश्यावृत्ति के बारे में एक डार्क ड्रामा के रूप में की गई थी। 4. विवियन और एडवर्ड के बीच के रिश्ते में मूल रूप से विवियन का ड्रग्स का आदी होना भी शामिल था। सौदे का एक हिस्सा यह था कि उसे एक सप्ताह तक कोकीन से दूर रहना था। अंततः एडवर्ड उसे अपनी कार से बाहर फेंक देता है और चला जाता है। 5. J.F. लॉटन की मूल पटकथा, जिसे 3000 कहा जाता है, 6. विवियन और उसकी वेश्या मित्र के डिज्नीलैंड की बस में समाप्त होती है। 4. निर्माता लॉरा जिस्किन ने इन तत्वों को विवियन के सहानुभूतिपूर्ण चित्रण के लिए हानिकारक माना और उन्हें हटा दिया गया,
या किट को सौंप दिया गया। हटाए गए दृश्य मिल गए हैं और कुछ को फिल्म की 15वीं वर्षगांठ के लिए जारी डीवीडी में शामिल किया गया। दूसरे में उसका सामना ड्रग डीलर कार्लो से होता है, जिसे बाद में एडवर्ड द्वारा बचाया जाता है जब लिमो ड्राइवर डेरिल अपनी बंदूक निकाल लेता है। हालांकि वॉल स्ट्रीट और द लास्ट डिटेल जैसी फिल्मों से प्रेरित होकर 6 यह फिल्म पिग्मेलियन मिथकों से मिलती जुलती है, विशेष रूप से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इसी नाम के नाटक से, जिसने ब्रॉडवे संगीत में माई फेयर लेडी का आधार भी बनाया। यह वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के तत्कालीन अध्यक्ष जेफरी कैटजेनबर्ग थे, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म को मूल डार्क ड्रामा के विपरीत एक आधुनिक समय की परिकथा और प्रेम कहानी के रूप में फिर से लिखा जाना चाहिए। इसे टचस्टोन पिक्चर्स को दिया गया और एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में फिर से लिखा गया। 3000 का शीर्षक बदल दिया गया क्योंकि डिज्नी के अधिकारियों को लगा कि यह एक विज्ञान कथा फिल्म के शीर्षक की तरह लग रहा है। 8 डलाई। फिल्म की कास्टिंग एक लंबी प्रक्रिया थी। मार्शल ने शुरू में एडवर्ड की भूमिका के लिए क्रिस्टोफर रीव, डैनियल डे लुइस, केविन क्लाइन और डेंजल वॉशिंगटन पर विचार किया था और अल्बर्ट ब्रूक्स, 9 सिल्वेस्टर स्टेलोन, क्रिस्टोफर लैम्बर्ट, अल पचिनो और बर्ट रेनॉल्ड्स ने इसे ठुकरा दिया। 11 पचिनो ने भूमिका को अस्वीकार करने से पहले रॉबर्ट्स के साथ कास्टिंग रीडिंग तक की। 12 सैम नील, टॉम कोंटी और चार्ल्स ग्रोडिन ने रॉबर्ट्स के साथ भूमिका के लिए परीक्षण किया। 14 गेरे ने शुरू में इनकार कर दिया, लेकिन जब वह रॉबर्ट्स से मिले तो उन्होंने उन्हें मना लिया और वह अंततः लुइस की भूमिका निभाने के लिए सहमत हो गए। 15 उन्होंने कथित तौर पर अपनी भूमिका में बहुत अधिक सक्रियता से शुरुआत की, लेकिन गैरी मार्शल उन्हें एक तरफ ले गए और कहा, नहीं, 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 रिचर्ड, इस फिल्म में आप में से एक चलता है और एक नहीं। अनुमान लगाओ कि तुम कौन हो। 16 रॉबर्ट्स विवियन की भूमिका के लिए पहली पसंद नहीं थीं और डिज्नी उन्हें नहीं चाहता था। कई अन्य अभिनेत्रियों पर विचार किया गया था। मार्शल ने मूल रूप से इस भूमिका के लिए करेन एलन की कल्पना की थी। जब उन्होंने मना कर दिया तो उस समय की कई बेहतर ज्ञात अभिनेत्रियों के पास ऑडिशन गए, जिनमें मॉली रिंगवाल्ड शामिल थीं। 17 जिन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कहानी में कुछ अजीब था। 19 विनोना राइडर ने ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया क्योंकि मार्शल ने सोचा कि वह बहुत छोटी है। 11 जेनिफर कोनेली को भी इसी कारण से खारिज कर दिया गया था। 4 एमिली लॉयड ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि यह फिल्म मरमेड्स की उनकी शूटिंग के साथ टकराव में थी। 20 ड्रू बैरीमोर, पेट्रिसिया अर्क्वेट, ब्रुक शील्ड्स, उमा थुरमन और क्रिस्टिन डेविस ने भी विवियन की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। 22 मेग रयान, जो स्टूडियो और मार्शल की पहली पसंद थी, ने भी इसे ठुकरा दिया। 23 मार्शल द्वारा लिखे गए एक नोट के अनुसार मैरी स्टीनबर्गन भी पहली पसंद में से एक थीं। डायने लेन कास्ट होने के बहुत करीब पहुंच गई थीं। उस समय स्क्रिप्ट बहुत डार्क थी। वे कॉस्ट्यूम फिटिंग तक पहुंच गए थे, लेकिन शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण वह स्वीकार नहीं कर सकीं। मिशेल फिफर ने यह कहते हुए भूमिका ठुकरा दी कि उन्हें स्क्रिप्ट का टोन पसंद नहीं आया। 24 डेरिल हन्नाह पर विचार किया गया था, लेकिन उनका मानना था कि भूमिका महिलाओं के लिए अपमानजनक थी। 24 वेलेरिया गोलिनो को उनके मोटे इतालवी उच्चारण के कारण नहीं चुना गया था। 25 और जेनिफर जेसन लेह ने ऑडिशन दिया था। 26 ली थॉम्पसन ने भूमिका के लिए असफल ऑडिशन दिया क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म एक ड्रामा है। विवाद। फरवरी 2018 में इजरायली पुलिस ने सिफारिश की कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अर्नोन मिल्चन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया जाए। 15 मामले में सिफारिश, जिसे केस 1000 इंच का उपनाम दिया गया है, कथित रिश्वत से संबंधित है, जो मिल्चन ने नेतन्याहू को विशेषकर छूट कानून के बदले में प्रदान की थी। ऐसा माना जाता है कि इससे मिल्चन को अपने गृहनगर इजराइल में लाभ होगा। 16
प्रस्तावित कानून, जिसे मिल्चन का कानून का उपनाम दिया गया है, 2013 का है और यह कर छूट का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए मिल्चन की स्थिति को एक लौटने वाले निवासी के रूप में बढ़ाने की एक कथित चाल थी। पुलिस के अनुसार मिल्चन के उपहारों की कीमत 1 मिलियन शेकेल से अधिक थी। 17 मिल्चन ने नेतन्याहू के लिए धन उगाहने वाले कार्यक्रम आयोजित किए थे। 18 19 इजरायली पुलिस द्वारा मिल्चन की पूछताछ के कुछ हिस्सों को 2024 की राजनीतिक डॉक्यूमेंट्री द बीबी फाइल्स में शामिल किया गया था। 25 जून 2023 को मिल्चन ने केस 1000 में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अपनी गवाही का पहला दिन शुरू किया और स्वीकार किया कि उन्होंने नेतन्याहू परिवार को कई उपहार दिए और उपहारों के लिए कोड नामों का इस्तेमाल किया, जिनका आदान प्रदान भी किया गया। 14 हालांकि मिल्चन ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उपहार कानूनी मुद्दों के रूप में योग्य होंगे, क्योंकि वे अनुरोध थे जो नेतन्याहू के साथ उनकी दोस्ती से संबंधित थे, न कि मांगे। 14 अपने स्वास्थ्य के कारण मिल्चन व्यक्तिगत रूप से यरूशलम कोर्ट हाउस में पेश नहीं हुए और ब्राइटन, यूनाइटेड किंगडम के एक कोर्ट हाउस से वीडियो गवाही दी। 14 व्यक्तिगत जीवन। मिल्चन की पहली शादी फ्रांसीसी मॉडल ब्रिगिट जेनमायर से हुई थी और बाद में उनका तलाक हो गया। इस जोड़े के 3 बच्चे थे, एलिनोर, एलेक्जेंड्रा और यारिव। एलिनोर मिल्चन एक पेशेवर फोटोग्राफर है और एलेक्जेंड्रा एक फिल्म निर्माता है। 20 बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी सेवानिवृत्त पेशेवर टेनिस खिलाड़ी अमांडा कोएजर से शादी की और उनके साथ उनके 2 बच्चे शिमोन और ओलिविया हुए। उद्धरण की आवश्यकता। कथित तौर पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2014 में 3 बार अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से मिल्चन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के लिए दीर्घकालिक वीजा की व्यवस्था करने के लिए कहा था। 21-22 मिल्चन इजरायल में नहीं रहते हैं और 2016 से वहां नहीं गए हैं। 23 कला संग्रह। मिल्चन एक कला संग्राहक है और अप्रैल 2015 में सीएनबीसी ने उन्हें हॉलीवुड के शीर्ष 10 कला संग्राहकों की सूची में $600 मिलियन के संग्रह के साथ नंबर 3 पर स्थान दिया, जो जॉर्ज लुकास के बराबर है, जो नंबर 2 पर है, लेकिन नंबर 1 पर डेविड गेफेन से कुछ पीछे है, जिनका संग्रह $2.3 बिलियन का है। साउंड ट्रैक एल्बम से द सिक्स्थ सेंस के लिए गेहेन फिर भी सूक्ष्म शुरुआती क्रेडिट संगीत को शामिल किया है। 14 अक्टूबर 2005 को हॉवर्ड ने किंग कांग के संगीतकार के रूप में हॉवर्ड शोर की जगह ली। शोर और निर्देशक पीटर जैक्सन के बीच स्कोर के लिए अलग-अलग रचनात्मक आकांक्षाओं के कारण 16 परिणामी स्कोर ने हॉवर्ड को सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए अपना पहला गोल्डन ग्लोब नामांकन दिलाया। 17 माइकल क्लेटन पर उनके काम ने उन्हें ऑस्कर नामांकन दिलाया। उन्होंने 2008 में एडवर्ड ज्विक की डिफायंस के लिए अपने 8वें ऑस्कर नामांकन के साथ इसका अनुसरण किया। 11 उन्होंने बैटमैन बिगिंस और इसके रिकॉर्ड तोड़ने वाले सीक्वल द डार्क नाइट के स्कोर पर हंस जिमर के साथ भी सहयोग किया। 15 उनके अन्य कार्यों में द हैपनिंग, एम नाइट श्यामलन के साथ उनकी छठी फिल्म ब्लड डायमंड, माइकल क्लेटन, द वाटर हॉर्स, लीजेंड ऑफ द डीप, आई एम लीजेंड, चार्ली विल्सन्स वॉर और श्यामलन की 2010 की निक्लोडियन श्रृंखला अवतार द लास्ट एयरबेंडर का फिल्म रूपांतरण शामिल है। हॉवर्ड ने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के लिए अपना काम शुरू किया। आई वुड प्लांट ए ट्री फरवरी 2009 में पैसिफिक सिम्फनी के वार्षिक अमेरिकी संगीतकार महोत्सव के हिस्से के रूप में। यह पहली बार कैलिफोर्निया के कोस्टा मेसा में रेनी और हेनरी सेगरस्ट्रॉम कॉन्सर्ट हॉल में हुआ, जिसमें कार्ल सेंट क्लेयर के निर्देशन में सिम्फनी का प्रदर्शन किया गया। 18 बाद के सीजन में प्रतिस्थापित होने के बाद हिट टीवी शो ईआर के लिए उनका मूल थीम गीत श्रृंखला के अंतिम एपिसोड के लिए वापस आ गया। 19 2010 के दशक। सितंबर 2010 में उन्हें लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में मीडिया कंपोजिशन का विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 20
उन्होंने 2010 से 2017 तक लीजेंडरी एंटरटेनमेंट फैनफेयर की रचना की और उन्होंने 2011 फिल्म डिस्ट्रिक्ट फैनफेयर की भी रचना की। 2012 से 2023 तक जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित द हंगर गेम्स फ्रेंचाइजी के लिए संगीत तैयार किया। 2014 से 2015 तक हॉवर्ड को द हंगर गेम्स मॉकिंगजे पार्ट 1 के साथ बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने फिल्म के लिए स्कोर तैयार किया, जिसमें अभिनेत्री जेनिफर लॉरेंस की आवाज में द हैंगिंग ट्री शामिल था। यह गाना बिलबोर्ड हॉट 100 पर 12वें नंबर पर पहुंच गया, जो द हंगर गेम्स फिल्मों का सबसे ज्यादा चार्टिंग वाला सिंगल बन गया और हॉवर्ड और लॉरेंस दोनों का पहला चार्ट सिंगल बन गया। 2014 में हॉवर्ड ने 2 अकादमी पुरस्कार नामांकित फिल्मों नाइटक्रॉलर और मेल्फिसेंट के लिए संगीत तैयार किया। हॉवर्ड ने फंतासी ड्रामा फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, जो हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला का स्पिन-ऑफ प्रीक्वल था, और इसके सीक्वल फैंटास्टिक बीस्ट्स द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड और फैंटास्टिक बीस्ट्स द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर के लिए संगीत तैयार किया। 2015 में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड को फ्लोरिडा के कोरल गैबल्स में मियामी विश्वविद्यालय के फ्रॉस्ट स्कूल ऑफ म्यूजिक में हेनरी मैंसिनी इंस्टीट्यूट HMI का नया कलात्मक निदेशक नामित किया गया था। 22 मार्च के 23 से 24, 2019 को लॉस एंजल्स चैम्बर ऑर्केस्ट्रा ने हॉवर्ड के कॉन्सर्टो फॉर सेलो एंड ऑर्केस्ट्रा का विश्व प्रीमियर किया, जिसमें लैको के प्रमुख सेलो एंड्रयू शुलमैन एकल कलाकार थे। लॉस एंजल्स टाइम्स ने इस काम को एक शोकपूर्ण स्वर के साथ साथ रेड स्पैरो के आरंभ और समापन शीर्षकों से विषयगत सामग्री के रूप में वर्णित किया, जिसके स्कोर पर हॉवर्ड पहले कॉन्सर्टों की रचना करते समय काम कर रहे थे। 23 व्यक्तिगत जीवन। अपने पिता की मृत्यु के 25 साल बाद अपने परिवार के इतिहास में तल्लीन होने पर हॉवर्ड को पता चला कि उनके पिता यहूदी थे। परिवार का मूल उपनाम होरोविच था। हालांकि प्रोटेस्टेंट के रूप में पले बड़े, हॉवर्ड बाद में यह जानने के बाद कि उनके पिता यहूदी थे, एक अभ्यासशील पुनर्निर्माणवादी यहूदी बन गए। 24, 25, 26 हॉवर्ड की शादी 1986 में रोसन्ना आर्केड से हुई थी। वे तलाकशुदा है। 1990 से 1991 तक वे बारबरा स्ट्रीसैंड के साथ रिश्ते में थे। 27 उनकी शादी सोफी हॉवर्ड से हुई है, जिनसे उनका एक बेटा है। 28, 29 पुरस्कार। मई 2008 में उन्हें रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक का मानद सदस्य बनाया गया। 30 2009 में उन्हें द डार्क नाइट के स्कोर साउंड ट्रैक एल्बम के लिए हंस जिमर के साथ ग्रैमी से सम्मानित किया गया। 31 अक्टूबर 2015 में उन्हें वार्षिक हॉलीवुड इन वेना कॉन्सर्ट के दौरान मैक्स स्टीनर फिल्म संगीत उपलब्धि पुरस्कार। रिचर्ड टिफनी गेरे /R/GER 1-2 जन्म 31 अगस्त 1949 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने 1970 के दशक में फिल्मों में काम करना शुरू किया। लुकिंग फॉर मिस्टर गुडबार 1977 में सहायक भूमिका निभाई और डेज ऑफ हेवन 1978 में मुख्य भूमिका निभाई। गेरे को फिल्म अमेरिकन जिगोलो 1980 में उनकी भूमिका से प्रसिद्धि मिली, जिसने उन्हें एक प्रमुख व्यक्ति और एक सेक्स सिंबल के रूप में स्थापित किया। 3 गेरे की अन्य फिल्मों में एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन 1982, द कॉटन क्लब 1984, नो मर्सी 1986, प्रिटी वूमन 1990, सोमर्सबी 1993, इंटरसेक्शन 1994, फर्स्ट नाइट 1995, प्राइमल फियर 1996, रनअवे ब्राइड 1999, डॉ टी एंड द वूमन 2000, शैल वी डांस 2004, आई एम नॉट देयर 2007, आर्बिट्रेज 2012 और नॉर्मन 2016 शामिल है। संगीत में शिकागो 2002 में बिली फ्लिन की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गेरे का जन्म फिलाडेल्फिया में 31 अगस्त 1949 को हुआ था। 4 वे गृहिणी डोरिस एन, नी टिफनी
1924 से 2016 और एनएमआईसी बीमा एजेंट होमर जॉर्ज गेरे 1922 से 2023 के सबसे बड़े बेटे और दूसरे बच्चे थे। 5-6 उनके पिता मूल रूप से मंत्री बनना चाहते थे। 7 गेरे का पालन पोषण न्यूयॉर्क के सिरेक्यूज में मेथोडिस्ट 8-9 के रूप में हुआ था। 10 उनके परदादा जॉर्ज लेन गेरे 1848 से 1932 ने उनके उपनाम की स्पेलिंग गीर से बदल दी थी। उनके पूर्वजों में से एक, जिसका नाम भी जॉर्ज था, एक अंग्रेज था जो इंग्लैंड के हेविट्री से आया था और 1638 में कनेक्टिकट कॉलोनी में बस गया था। उनके पूर्वजों में जॉन बिलिंगटन, विलियम ब्रूस्टर, फ्रांसिस ईटन, फ्रांसिस कुक, डेगोरी प्रीस्ट, जॉर्ज सूले और रिचर्ड वॉरेन जैसे तीर्थयात्री शामिल है। 12 गेरे ने 1967 में नॉर्थ सिरेक्यूज सेंट्रल हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने जिम्नास्टिक और संगीत में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और तुरही बजाया। 7 इसके बाद उन्होंने जिम्नास्टिक छात्रवृत्ति पर मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी और कभी स्नातक नहीं हुए। 7-13 आजीविका 2016 में तिब्बत फंड के वार्षिक समारोह के दौरान गेरे, दाए, लोबसंग न्यांदक के साथ। गेरे ने पहली बार 1969 में सिएटल रिपर्टरी थिएटर और केप कॉड के प्रोविंसटाउन प्लेहाउस में पेशेवर रूप से काम किया, जहां उन्होंने रोसेनक्रांत्स एंड गिल्डेनस्टर्न आर डेड में अभिनय किया। उनकी पहली प्रमुख अभिनय भूमिका 1971 के रॉक ओपेरा सून में थी, जिसे स्कॉट फगन और जो कुकोलिस ने लिखा था, जो ब्रॉडवे पर रिच थिएटर में खुला और 3 प्रदर्शनों के बाद बंद हो गया। 14-15 इसके बाद वह 1973 में ग्रीस के मूल लंदन स्टेज संस्करण में दिखाई दिए। 7 गेरे समलैंगिक चरित्र निभाने वाले पहले उल्लेखनीय हॉलीवुड अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने 1979 के ब्रॉडवे प्रोडक्शन बेंट में एक समलैंगिक होलोकॉस्ट पीड़ित की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें थिएटर वर्ल्ड अवार्ड मिला। गेरे 1970 के दशक के मध्य में हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देने लगे, मूल रूप से द लॉर्ड्स ऑफ फ्लैटबश 1974 में एक प्रमुख भूमिका में कास्ट किए गए। उन्हें अपने सहकलाकार सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ झगड़े के बाद बदल दिया गया। गेरे ने लुकिंग फॉर मिस्टर गुडबार 1977 में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निर्देशक टेरेंस मालिक की बहुप्रतीक्षित ड्रामा डेज ऑफ हेवन 1978 में अभिनय किया। 7 क्राइम ड्रामा अमेरिकन जिगोलो 1980 ने उनकी प्रोफाइल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया और रोमांटिक ड्रामा एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन 1982 सहकलाकार डेब्रा विंगर ने गेरे के स्टारडम की चढ़ाई को मजबूत किया, लगभग $130 मिलियन की कमाई की, 16 और 6 नामांकन में से 2 अकादमी पुरस्कार जीते, 19-20 इंटरनल अफेयर्स 1990 और प्रिटी वूमन 1990 की रिलीज के साथ उनके करियर में उछाल आया, जिनमें से बाद वाली फिल्म ने गेरे को अपना दूसरा गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन दिलाया। 21 1990 के दशक में गेरे ने सोमर्सबी 1993, जोडी फोस्टर के विपरीत प्राइमल फियर 1996 और रनवे ब्राइड 1999, जिसमें उन्हें उनकी प्रिटी वूमन कोस्टार जूलिया रॉबर्ट्स के साथ फिर से जोड़ा गया, सहित कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। 19 उन्होंने एक्शन थ्रिलर द जैकल 1997 में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने पूर्व ईरा आतंकवादी डेक्कन मुलक्वीन की भूमिका निभाई। गेरे ने इस भूमिका के लिए आयरिश लहजा अपनाया। 22 गेरे को 1999 में पीपल पत्रिका का सेक्सीएस्ट मैन अलाइव नामित किया गया था। उसके कुछ समय बाद, उसी वर्ष, वह हिट फिल्मों द मोथमैन प्रोफेसीज 2002, अनफेथफुल 2002 और अकादमी पुरस्कार विजेता संगीत में फिल्म रूपांतरण शिकागो 2002 में दिखाई दिए। 7 जिसके लिए गेरे ने अपना पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। उनका बॉलरूम डांसिंग ड्रामा शैल वी डांस 2004 भी एक ठोस प्रदर्शन था, जिसने दुनिया भर में $170 मिलियन की कमाई की। 23 उनकी अगली फिल्म
बुक टू स्क्रीन रूपांतरण बी सीजन 2005 एक व्यावसायिक विफलता थी। 24 गेरे ने द हंटिंग पार्टी 2007 इसके बाद वे क्रिश्चियन बेल, हीथ लेजर और केट ब्लैंचेट के साथ टॉड हेन्स की बॉब डायलन पर आधारित अर्धजीवनी फिल्म आई एम नॉट देयर 2007 में नजर आए। गेरे उन 6 अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने डायलन के अलग-अलग किरदार निभाए। उन्होंने रोमांटिक ड्रामा नाइट्स इन रोडान थे 2008 में डायने लेन के साथ सह-अभिनय किया। फिल्म को आलोचकों द्वारा काफी आलोचना मिली। 25 2008 की टाइम्स वर्स्ट फिल्मों की सूची में 74 पर पहुंची। 26 लेकिन इसने दुनिया भर में $84 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। 27 यह उनकी सबसे हाल की फिल्म है जिसे पूरी तरह से एक प्रमुख फिल्म स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। गेरे ने कहा है कि प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन चीन के बारे में उनकी राजनीति ने उन्हें हॉलीवुड के भीतर अवांछित बना दिया है। 28 गेरे ने हॉलीवुड से अपने स्पष्ट निर्वासन को अपनाया और इसके बजाय स्वतंत्र फिल्मों में दिखाई दिए जिन्हें उनके करियर की कुछ सर्वश्रेष्ठ समीक्षाएं मिलीं। 20 गेरे को आर्बिट्रेज 2012 में व्यवसायी रॉबर्ट मिलर का चित्रण करने के लिए विशेष रूप से चुना गया, जिसने अपना चौथा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। कई सकारात्मक समीक्षाओं में 29 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने गेरे के प्रदर्शन को अनदेखा करने के लिए बहुत अच्छा और एक विस्फोटक दौरा के रूप में उद्धृत किया। 30 इसके अलावा 2012 में उन्हें हैम्पटन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन। जब सभी अभिनेत्रियों ने भूमिका ठुकरा दी तो 21 वर्षीय रॉबर्ट्स, जो केवल स्लीपर हिट मिस्टिक पिज़्ज़ा 1988 और अभी तक रिलीज नहीं हुई स्टील मैग्नोलियास 1989 के लिए एक अपेक्षाकृत अज्ञात थीं, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, ने विवियन की भूमिका जीती। मूल पटकथा के लेखक जे.एफ. लॉटन ने सुझाव दिया है कि गेरे और रॉबर्ट्स की केमिस्ट्री के कारण फिल्म को अंततः एक सुखद अंत दिया गया था। 6 अनुभवी अभिनेता राल्फ बेलामी, जो जेम्स मोर्स की भूमिका निभाते हैं, 1991 में अपनी मृत्यु से पहले अपने अंतिम अभिनय प्रदर्शन में दिखाई देते हैं। जेसन अलेक्जेंडर, जिन्हें हाल ही में सीनफील्ड में अनारी जॉर्ज कॉस्टेंजा की भूमिका के लिए चुना गया था, को फिलिप स्टकी के रूप में लिया गया था। गेरे ने अक्टूबर 2009 में प्रकाशित पुस्तक VR1 ए सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल पीपल्स के लिए अपने लेखन का कुछ योगदान दिया। 55 गेरे ने जुम्मा लोगों के उत्पीड़न और भूमि के नुकसान पर एक दुखद कहानी के उदाहरण के रूप में चर्चा की जो दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में खुद को दोहराती है, उनकी शांतिपूर्ण संस्कृति के खिलाफ अपराध की ओर ध्यान आकर्षित करती है और यह कैसे प्रकृति के साथ मानवता के रिश्ते और जीवित रहने की क्षमता को दर्शाती है। 56 पुस्तक की बिक्री से प्राप्त रॉयल्टी स्वदेशी अधिकार संगठन सर्वाइवल इंटरनेशनल को जाती है। 2010 में गेरे ने कहा कि इराक में युद्ध को अमेरिकी लोगों का समर्थन नहीं था और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की अध्यक्षता ने अमेरिकियों को इस निर्णय के लिए धमकाया था। 57 उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को बहुत खराब राष्ट्रपति कहा। 58 34वें काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मौके पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेरे ने कहा, इराक में अमेरिका ने जो कुछ किया है उसके लिए मुझे बहुत खेद है। यह युद्ध सभी के लिए एक त्रासदी रहा है। मुझे उम्मीद है कि इराक के लोग अपने देश का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। 59 2016 में गेरे ने राष्ट्रपति पद के लिए हिलेरी क्लिंटन का समर्थन किया और उनके अभियान के लिए $2,700 का दान दिया। 60 2017 में गेरे ने फिलिस्तीनियों पर बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार की आलोचना करते हुए कहा, बस्तियां एक बेतुका उकसावा है और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय अर्थों में पूरी तरह से अवैध है और वे निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है जो वास्तविक शांति प्रक्रिया चाहता है। 61 फरवरी 2023 में गेरे उन 480 वैश्विक हस्तियों में से एक थे
जिन्होंने फ्रीडम हाउस के एक बयान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें महसा अमीनी प्रदर्शनकारियों के लिए समर्थन व्यक्त किया गया था, ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया था और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को एक आतंकवादी समूह के रूप में प्रतिबंधित करने का आह्वान किया गया था। 62 व्यक्तिगत जीवन। गेरे अपनी तीसरी पत्नी एलेजांद्रा सिल्वा के साथ 2024 में। गेरे का 1971 से 1978 तक अभिनेत्री पेनेलोप मिलफोर्ड के साथ 63 और 1978 से 1986 तक चित्रकार सिल्विया मार्टिन्स के साथ बार-बार संबंध रहा। 64 उन वर्षों के दौरान उनका नाम छिटपुट रूप से ट्यूसरे वेल्ड, 65 कैरोल मैलोरी, 66 डॉन स्टील, 67 लोरी रॉडकिन, 68 बारबरा कैरेरा, 69 और बारबरा स्ट्रीसंड के साथ भी जुड़ा। 70 यह सुझाव दिया गया था कि गेरे का प्रिसिला प्रेसली और किम बेसिंगर के साथ संबंध थे, जो प्रेसली के पूर्व प्रेमी माइकल एडवर्ड्स 71 और बेसिंगर के पूर्व पति रॉन स्नाइडर द्वारा लिखी गई किताबों में बताया गया था। 72 गेरे ने कथित तौर पर मॉडल लॉरा बेली, 73 टीना चौ, 74 दलीला डी लाजारो, 75 और पद्मा लक्ष्मी को भी डेट किया है। 76 उन्होंने 1991 से 1995 तक मॉडल सिंडी क्रॉफर्ड से शादी की थी। उद्धरण की आवश्यकता। नवंबर 2002 में गेरे ने मॉडल और अभिनेत्री कैरी लोवेल से शादी की। 77 उनका एक बेटा है, होमर जेम्स जिग्मे गेरे, जो फरवरी 2000 में पैदा हुआ था और उसका नाम उसके दादा के साथ-साथ तिब्बती नाम जिग्मे के नाम पर रखा गया है। 78 सितंबर 2013 में शादी के 11 साल बाद दोनों अलग हो गए। उन्होंने न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट में अत्यधिक विवादित तलाक की कार्यवाही में 3 साल बिताए। 79 अक्टूबर 2016 में मामला सुलझा लिया गया। 80 अप्रैल 2018 की शुरुआत में गेरे ने स्पेनिश कार्यकर्ता एलेजांद्रा सिल्वा से शादी की। 81 अगस्त 2018 में उन्होंने घोषणा की कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। 82 83 86 87 बौद्ध धर्म में गेरे की रुचि तब शुरू हुई जब वह 20 के दशक में थे। 88 गेरे ने सबसे पहले क्योजन जोशु सासाकी के अधीन जैन बौद्ध धर्म 88 का अध्ययन किया। 5 या 6 साल तक जैन का अध्ययन करने के बाद 88 वह और ब्राजीलियाई चित्रकार सिल्विया मार्टिन्स 1978 में नेपाल गए, जहां गेरे ने कई तिब्बती भिक्षुओं और लामाओं से मुलाकात की। 51 इसके बाद वह भारत में 14वें दलाई लामा से मिले। 88 और एक अभ्यासशील तिब्बती बौद्ध, विशेष रूप से गेलुक्पा स्कूल के 88 और दलाई लामा के सक्रिय समर्थक बन गए। 7 फरवरी 2023 में गेरे को मेक्सिको के नुएवो वालार्टा में एक पारिवारिक छुट्टी के दौरान निमोनिया का पता चला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी ने बताया कि वह अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। तो दोस्तों पिछला जो पार्ट आया था वो 1990 में हमें देखने को मिला था और बजट की बात की जाए उस दौर के अंदर 14 मिलियन का बजट था, जिसमें इस मूवी ने 460 मिलियन का कलेक्शन एक तरह से दिया था। तो फ्रेंचाइजी सुपर डुपर हिट रही थी। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसकी बता दी है। अपकमिंग पार्ट का आपको कितने इंतज़ार है कमेंट कर जरूर से बताइएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।